सो वेलकम बैक एवरीवन। ये वीडियो जो हमारा रहेगा ये पिछले वीडियो का फॉलो अप रहेगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट 3 मंथ की प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। और काफ़ी सारे डाउट्स भी आए थे जिसको लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स पे, मुझे लिंक्डइन पे और डिस्कॉर्ड पे भी पूछा है। तो अ, उसी बारे में हम बात करेंगे, पर उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा बताने के लिए वो था पेपर सॉल्विंग टेक्निक। वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने के आसपास बचे हैं। अप्रैल और मार्च, और उसके बाद मई के अगर आप 20 दिन लेके चलते हैं तो 2.5 महीने। तो इन 2.5 महीने में अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस पेपर सॉल्विंग पे करना चाहिए। और पेपर सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर सॉल्विंग के बगैर आपकी नॉलेज ऐसी की ऐसी रह जाएगी और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मैं बात करूंगा कि स्टडी मटेरियल क्या हो निमसेट के लिए। वो भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं इस पे भी कि स्टडी मटेरियल एक बार आप बता दो। तो स्टडी मटेरियल के लिए मैंने एक बहुत ही ब्रीफ में अपना एक चार्ट बनाया है, और कहाँ से किस तरह से क्या, मतलब कि क्या टेक्निक से मैंने स्टडी मटेरियल का यूटिलाइज किया है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि पेपर सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर। तो आपको पता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है निमसेट का। मैथ, कंप्यूटर फंडामेंटल, रीजनिंग और इंग्लिश, ये प्रायोरिटी भी इनकी यही रहती है कि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ का होगा, फिर कंप्यूटर का, फिर रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का। ये तो कुछ नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो पेपर सॉल्व करने के लिए जो आपको 120 मिनट्स मिलते हैं उसको किस तरह डिवाइड करना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। तो मैंने क्या किया था, जब मैं पेपर सॉल्व करता था मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन रखा था मार्क्स, सॉरी टाइम का। तो टाइम को मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था कि 20 मिनट्स कंप्यूटर और इंग्लिश को दिए थे, फिर रीजनिंग को 40 मिनट्स दिए थे, और फिर मैथमेटिक्स को 50 मिनट्स दिए थे। और ये जब आप ऐड करोगे इन तीनों को तो 10 मिनट्स फिर भी बच जाते हैं आपके पास। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत आइडियल टाइम मैनेजमेंट है, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 मिनट्स में मेरे 2 सेक्शन हो जाएंगे। 40 मिनट्स में मेरे रीजनिंग के अराउंड 20 से 25 से 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मैथमेटिक्स के, अगर मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है मैथमेटिक्स की, तो मेरे 30 to 35 हो जाने चाहिए 50 मिनट्स में। और अगर थोड़ी वीक है तो भी, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी मेरे 25 क्वेश्चंस तो हो ही जाने चाहिए। उसके लिए भी 50 मिनट्स बहुत होता है। और हर किसी को ही 120 मिनट्स मिलते हैं, ऐसा तो नहीं किसी को ज़्यादा मिलते किसी को कम मिलते हैं। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और 120 मिनट्स को अगर आपने अभी तक मैनेज नहीं किया है तो मैं ये बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट का ये वाला जो स्कीम है यही फॉलो करें। ये बेस्ट स्कीम है और अप्लाइड स्कीम भी है जो मैंने यूज़ किया है, तो मैं आपको अच्छे से बता भी सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इस पर और डिटेल में बात करते हैं कि जब आपके पास पेपर आए, कोई भी पेपर जिसमें सेक्शन वाइज सारे सेक्शंस डिवाइड है, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ऐसा एनएमसेट टाइप का पेपर आया, तो उसमें सबसे पहले जो मैंने क्या किया था कि मैं सबसे पहले कंप्यूटर और इंग्लिश सॉल्व करता था फर्स्ट 20 मिनट्स में। और कंप्यूटर इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस 20 मिनट में उतने ही सॉल्व करता है जितने मुझे आते हैं। इंग्लिश और कंप्यूटर इज़ लाइक अ डू और डाई, आप करो या ना करो। क्योंकि इंग्लिश और कंप्यूटर में कितना भी आप स्कोर कर लो, कितना अच्छा परफॉर्म कर लो, इसका मेन पेपर में वेटेज जो मार्क्स होता है उसमें वेटेज बहुत कम जाता है। लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश अगर आपने सही ढंग से किया है तो ये आपके मार्क्स को ऊपर भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रैंक इम्प्रूव होती है। तो ये जो है ये बूस्टर करके रैंक बूस्टर करके काम करते हैं लोग। दे दे दीज पेपर्स बूस्ट योर रैंक। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं कंप्यूटर और इंग्लिश पे चले आता था, मैथ और रीजनिंग स्टार्टिंग में नहीं देखता था, इसको इनको इग्नोर करके सीधे कंप्यूटर और इंग्लिश पे जाता था। और पहले मैं इंग्लिश का पेपर उठाता था और 5 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सारे देखता था, जल्दी जल्दी। तो 5 मिनट्स में मैं 20 क्वेश्चंस देखता था और जितने बनते थे उनको टिक करते जाता था, जिसमें कॉन्फिडेंस उनको टिक किया, नहीं कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा। पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना, काफ़ी टाइम लगता है। पहले सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस अगर एक झटके में आ जाएं उनको अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो। 5 मिनट से ज़्यादा इंग्लिश को मत देना, क्योंकि इंग्लिश कभी टफ भी आ सकता है, कभी इजी भी आ सकता है।
तो ऐसा करके मेरे निमसेट 2020 में इंग्लिश के 20 में से 10 क्वेश्चंस बन गए थे। मैंने ज़्यादातर पैराग्राफ वाले इग्नोर कर दिए थे। नेक्स्ट आपको आना है कंप्यूटर के में, और कंप्यूटर को 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 15 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ कंप्यूटर के लिए। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चंस तो मान के चलिए करना ही करना है। 5 नहीं भी बनते हैं कोई बात नहीं, 3 या 4 भी बन जाते हैं तो बहुत है। देखिए अगर आप इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस मैंने जैसे किए थे, तो मेरे इंग्लिश में ही 10 क्वेश्चन के बदौलत 40 मार्क्स हो गए थे। और अगर मैंने कंप्यूटर में जैसे 3 किए थे क्वेश्चंस, तो 10 में से 3 किए तो 24 मार्क्स हो गए थे। तो ये तो मेरे एक तरीके से बोनस मार्क्स हो गए थे। 40 प्लस 24, 64 मार्क्स जो थे मेरे, प्लस 64, ये बोनस में आ गए थे, क्योंकि मैंने इन दोनों को इग्नोर नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि इनको लास्ट में करना चाहिए, तो लास्ट में करने में एक डिसएडवांटेज ये है कि लास्ट में आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, जैसे 10 मिनट्स या 5 मिनट्स बचते हैं। उसमें आप इनको करना चाहेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आप ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, पेपर आया आपके पास, सीधे इंग्लिश सेक्शन पे जाओ, 5 मिनट्स में करो इसको कंप्लीट, फिर कंप्यूटर में जाओ, 15 मिनट्स से कंप्लीट करो। नेक्स्ट, ये दोनों होने के बाद सीधे मैथ सेक्शन पे आओ। अब मैथ को भी के पास आपको 50 मिनट्स लेके चलना है। 50 मिनट से ज़्यादा टाइम इसे नहीं देना है, और टारगेट ये रखो कि 50 मिनट्स के एंड तक आपसे 25 क्वेश्चन मिनिमम या 30 क्वेश्चन आइडियली सॉल्व हो जाने चाहिए। अब कुछ कुछ लोगों को ये 25 और 30 का टारगेट भी 15 मिनट से बहुत लगता होगा, तो उनको उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे 50 मिनट से 25 से 30 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कि आपके फंडामेंटल वीक हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके फंडामेंटल वीक इसलिए हैं क्योंकि आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, चाहे वो 2019 हो या 2020 हो या 2016 हो या 2018 हो, कोई भी पेपर उठाओ और उसमें मार्क करो कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन कितने आए हैं, जो कि जिसमें कि एक्स्ट्रा ट्रिक और एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं चाहिए। जो बेसिक नॉलेज के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो कि मैंने खुद किए थे। 2019 में का जो पेपर था उसमें अराउंड 23 क्वेश्चंस मैथ के इस तरह के थे कि आप बस उन्हें देखिए, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखिए और आंसर ले आइए। इतने बेसिक क्वेश्चन थे 23। और अगर आप 23 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इट्स अराउंड, तो 286 मार्क्स तो आपके ऐसे हो जाते हैं 600 में से। सिर्फ मैथ के बदौलत आपके 286 मार्क्स, वो भी किसमें, मैथ में 2019 के पेपर में। और आपको पता ही है कि 2019 का पेपर इतना टफ था कि जिसने भी 500 प्लस स्कोर किया उसे टॉप 4 एनआईटीज में पोजीशन रैंक मिली है, राइट। तो 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के 15 मिनट से बनाने का टारगेट रखो, जिसमें 100% 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल बेसिक मैथ पे आपके सॉल्व होते हैं। अब मैथ को भी सॉल्व करने का एक फंडा रहता है। मैथ के क्वेश्चन सिक्वेंशियली मत सॉल्व करना कि एक क्वेश्चन किया, बना तो ठीक लगाया, फिर दूसरे क्वेश्चन पे गए, नहीं। ये बिल्कुल ही गलत है। आपके पास टाइम कम है, आपको ये देखना है। सबसे पहले मैथ के वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन हो। इनके मैंने नाम दे रखे थे, पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, जो कि आपने देखा, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व किया, आगे बढ़े। जो मतलब 10 सेकंड से 1 मिनट लेते हैं उनको पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन में बोलता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चंस तक आप पढ़ो अच्छे से। इसमें से गारंटी 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो पॉइंट ब्लैंक होंगे। आप देखो, सॉल्व पे टिक लगाओ, देखो सॉल्व करके टिक लगाओ। बिल्कुल सॉल्व करने में टाइम नहीं जाएगा आपका इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, वापस से आओ फर्स्ट क्वेश्चन से, और अब वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आपको पेन उठाना पड़े, जिसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़े। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्वेबल क्वेश्चन से बोलता था, इसमें थोड़ा टाइम लगता था, एक आध मिनट। और पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चंस को 10 मिनट्स दो, 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए, 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक। इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल करना कि कैसे कैसे करके 50 क्वेश्चंस को कैसे 10 मिनट्स में रीड करके टिक लगाए जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना। सेकंड, आपको सॉल्व करना है पेपर, जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं। इसमें आपको 30 मिनट्स देने हैं, है ना। 50 मिनट्स को भी मैंने तोड़ के आपने 10 मिनट्स और 30 मिनट्स दे दिया।
अब 10 और 30 देने के बाद आपके पास बचते हैं 10 मिनट्स मैथ के सेक्शन में। तो ये 10 मिनट्स आपको वापस से आना है और उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको थोड़े ज़्यादा टफ लगते हैं। ये आप करो टफ क्वेश्चंस के साथ, और इसको भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। तो ऐसे करके 15 मिनट्स में आपके 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। 50 मिनट के बाद भी आपको लगता है थोड़े और सॉल्व हो सकते हैं, मैं आपको बोलूँगा अभी उनको सॉल्व मत करो। अभी सीधे उठ के आप रीजनिंग वाले सेक्शन पे आओ 50 मिनट्स के बाद। अब रीजनिंग में भी सेम करना है आपको। 40 मिनट्स में 25 से 30 क्वेश्चन करना है। और रीजनिंग का कोई मेथड फंडा नहीं होता है। रीजनिंग कभी टफ भी आ सकती है, कभी इजी भी आ सकती है। वो तो पेपर पे बेस्ड होता है, देखो, है ना। लेकिन ये आप 40 मिनट्स में 25 से 30 क्वेश्चन तभी कर पाओगे रीजनिंग में, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आपने रोज प्रैक्टिस करी होगी, एक सेट सॉल्व किया होगा रीजनिंग का, तभी आप 40 में 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग में कर पाओगे। नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब रीजनिंग को भी सॉल्व करने का वही सेम फंडा है, मेथड मैथ वाला। इसमें आपको पहले सिंगल क्वेश्चंस करने हैं, कुछ पैराग्राफ बेस्ड भी आते हैं, वो लास्ट में करना। पहले सिंगल क्वेश्चंस करो, फिर वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करो, और फिर लास्ट में वो वाले क्वेश्चंस करो जो कि थोड़े से टिपिकल हो, थोड़े से ट्रिकी हो, उनको लास्ट में रखना करने के लिए। तो ऐसे करके 40 मिनट्स में 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। ये तीनों हो जाने के बाद अब आपके पास 10 मिनट्स और बचते हैं लास्ट में। अब इस 10 मिनट्स को आप मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपने मार्क करके रखा होगा रिव्यू के लिए, उन क्वेश्चंस पे जाओ और उनमें 10 मिनट्स में देख लो कि कुछ हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है, कुछ अजम्पशन लगा के सॉल्व कर लो, है ना। कुछ और भी टेक्निक होती है, जैसे OVR, ऑप्शन वैल्यू रिजेक्ट टेक्निक, या क्रॉस चेकिंग से सॉल्व कर लो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप 10 मिनट्स के अंदर अगर हो सके तो कर लो। नहीं तो इस 10 मिनट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैथ के छूट गए थे उसको सॉल्व करने में लगा दो। तो ये पूरा फंडा जो है, इसी तरीके से आप पेपर सॉल्विंग टेक्निक की प्रैक्टिस करो। और अगर आपने एक बार ये टेक्निक बिहेवियर में ले आई अपनी, तब बहुत ही आसान होगा टाइम मैनेजमेंट करना। अब यहाँ पे थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस कारण मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। ये था मेरा निमसेट प्रिपेयर करने का मटेरियल जो मैंने यूज़ किया था। इसमें ये वीकली मॉक टेस्ट और ऑनलाइन लाइव क्लासेस मेरी पेड थी, क्यों मुझे ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी पड़ी क्योंकि टाइम कम था, सिलेबस ज़्यादा कवर करना था। वो एक तरीके से क्रैश कोर्स था, है ना। मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन लाइव क्लास फुल भी नहीं ली थी, मैंने क्रैश कोर्स लिया था। फास्ट ट्रैक जिसको बोलते हैं वो वाला लिया था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ी। मैं रोज़ लिटरली 12 घंटे बैठ के पढ़ता था, तो क्योंकि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था। फॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा टाइम मिल गया लॉकडाउन की वजह से। लेकिन फिर भी ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो उनका ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई फंडा मंत्र नहीं होता है। अगर आप NCERT कर रहे हो, RD शर्मा फुल सॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अमित एम अग्रवाल मैंने सॉल्व नहीं करी। इसको सिर्फ मैंने फॉर्मूले के लिए रखा था। इसमें जो जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले आते हैं हर चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो फॉर्मूले के लिए मैंने इसको रखा था। इसकी मैंने एक भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी है। ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं और हर हफ्ते वीकली मॉक टेस्ट दिए हैं। रीजनिंग में भी मैंने लाइव क्लासेस में कुछ नहीं देखा था, सिर्फ यूट्यूब देखा था और वीकली मॉक टेस्ट पे फोकस किया था। कंप्यूटर में कोई बुक नहीं आती है, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस से थोड़ी हेल्प मिली थी, पर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिली थी। कुछ टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर के, वो आप यूट्यूब से देख लेना काफ़ी है, और प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, दैट इज़ मोर देन इनफ कंप्यूटर में। इंग्लिश में एक बुक थी मेरे पास, ये छोटी सी दिशा, बहुत ही छोटी बुक है ये। अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, बहुत सस्ती आती है, और इसमें सारे फंडे दिए हुए हैं इंग्लिश के। बिल्कुल टॉपिक वाइज छोटे छोटे समरी बना के दिए इनने, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। और पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास वीकली मॉक टेस्ट था, जो कि 2 से 3 बार मैं लगाता था हर एक टेस्ट को और एनालाइज करता था। और एक बात जानना कि वीकली मॉक टेस्ट अगर आप खरीद रहे हो, तो ऐसे वाले खरीदना जिसमें कि सॉल्यूशंस भी देते हैं वो वीकली मॉक टेस्ट के बाद। ऐसे वाले मत खरीदना जिसमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, या फिर
टेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशन देते हैं। वो ऐसे वीकली मॉक टेस्ट खरीदना जिसमें सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हो वीडियो के फॉर्मेट में। और प्रीवियस ईयर के एमसीए के पेपर लगा लिए थे, बीएचयू, निमसेट वगैरह के। जेई मेंस के एक दो पेपर लगाए थे, जेई मेंस को करने का टाइम भी नहीं मिला इतना कुछ। अब इसके बाद हर स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने हर एक टॉपिक के लिए बुक्स कैसे इस्तेमाल करी थी। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये सारे आपको स्लाइड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। एक स्पेशल टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हर एक के लिए आर डी शर्मा इनफ है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आर डी शर्मा में मटेरियल नहीं दिया है। तो इसका एक ही मुझे इजी लगा, जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अनअकैडमी के जेई मेंस के मैथ के वीडियो देख लो। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा मटेरियल दिया हुआ है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो आर डी शर्मा यूज़ करो बेसिक के लिए, और हाई लेवल प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर। और फॉर्मूले के लिए अमित एम अग्रवाल में फॉर्मूले दिए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा नहीं दिया है आर डी शर्मा में, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बाकी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हो। किसी ने बोला था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक ही फंडा है। टेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन का, बस वो समझने की प्रैक्टिस डालो, है ना। बाकी क्वेश्चंस, पीएनसी के क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है। सबसे इजी टॉपिक है पीएनसी। बस जो क्वेश्चन का टेक्स्ट होता है उसको समझने की कोशिश करो क्या दिया है ना। और वो आप तभी समझ पाओगे जब एनसीईआरटी और आर डी शर्मा के बेसिक क्वेश्चन 3 से 4 बार लगाओगे, बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में भी सेम है ना। और इसके अलावा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कर लेना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, पर एप्लीकेशन बेस्ड होता है। दैट्स इट। तो हाँ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको बता दिया, इसमें भी दिया हुआ है सारा फंडा। और कंप्यूटर फंडामेंटल में ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो यूट्यूब से देख लेना, बहुत है। इसमें प्रीवियस ईयर के 10, अगर प्रीवियस ईयर लगाते हो उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर के ऐसे बन के आ जाएंगे। काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर में। और इंग्लिश में मैंने बताया कि दिशा करके एक बुक आती थी, तो वो कर लेना आप। और इंग्लिश अगर आपकी ऐसी भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है तो बस प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम आने वाली है अभी, जैसे महाराष्ट्र की और यूपीसी की। तो ये महाराष्ट्र और यूपीसी का पेपर बहुत इजी आने वाला है, बहुत इजी आता है। सिर्फ फंडामेंटल्स पे फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। पेपर सॉल्विंग और फंडामेंटल पे फोकस करो। कोई भी पेपर निमसेट का हो, चाहे बीएचयू का हो, जेएनयू का हो, कोई भी पेपर सॉल्व हो जाएगा आपसे। सिर्फ फंडामेंटल पे फोकस करना है, पेपर सॉल्विंग पे फोकस करना है। और जो भी आपने सीख रखा है अभी तक उस सबको रिपीट करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली आपके पेपर होंगे। और आप एक एग्ज़ाम में क्या, मल्टीपल एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।